हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी की एपी की पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं और उन दोनों वीडियो में हमने आप लोगों को समांतर श्रेणी क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या हैं और साथ ही साथ में कुछ टाइप के क्वेश्चंस एनएफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे या नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने आपको सिखा दिया है। चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि फॉर्मूले क्या क्या थे। ए को हमने फर्स्ट टर्म कहा था, प्रथम पद जिसे कहते हैं। एन को हमने नंबर ऑफ टर्म कहा था। इसके बाद में टी एन कहा था nth टर्म, और टी एन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला मैंने टी एन का लिखवाया था l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, अंतिम पद उसको कहा था। अब मैं इसी वाले फॉर्मूले का आज प्रयोग करके बता रहा हूं कि टी एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी का किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म है इसका 200। अब मैं इस क्वेश्चन में 2 बातें फाइंड करूंगा। पहली बात, फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, इस सीरीज में ये 2 से शुरू हुई 200 पर फिनिश हुई है, तो इस टोटल सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है और दूसरा ये फाइंड करना है फाइंड 37th टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से, फ्रॉम द लास्ट या एंड कह सकते हैं, अंतिम से 37वां पद 37, अंत से 37वां पद क्या होगा ये भी आपको फाइंड करना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ए है आपका 2 और डी क्या होगा T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। किसी भी एपी को, समांतर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये बातें पता होना बहुत जरूरी है। ए की वैल्यू आ गई है 2, डी की वैल्यू आ गई है 4 माइनस 2 यानी 2, डी है कॉमन डिफरेंस, ए है फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म एल दिया हुआ है, एल इक्वल्स टू दिया हुआ है 200, जिसको हम टी एन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये टी एन का मतलब लास्टवां टर्म है, मैंने मान लिया है कि वो टी एन है। ठीक है, तो टी एन इक्वल्स टू हो गया 200। अभी आप कहेंगे कि सर एल टी एन तो यहाँ भी आ रहा है, एल यहाँ भी आ रहा है, तो टी एन से तो टी एन कट जाएगा। यहाँ एन डिजायरेबल है, कितने वां टर्म आपको चाहिए वो है, और एल हमेशा के लिए लास्ट वाला टर्म है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि क्यों उसको कहा है। अभी मुझे n की नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पता नहीं है, वो n है मेरे पास। मान लिए मैंने कि इसमें n टर्म है, तो n वहीं तो टर्म है 200, उसी को मैंने कहा है कि n वां टर्म जो है 200l। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 200। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, डी की वैल्यू भी लगा दीजिए, डी की वैल्यू थी 2 इक्वल्स टू 200। 2 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा और इस वाले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे तो 198 बचेगा बच्चे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, और n की वैल्यू आ गई 100। इसका मतलब इस श्रेणी का ये जो 200 है, ये जो पद है वो 100वां पद है। यहाँ n की जगह पर क्या आएगा 100, यानी कि T100 जो है वही l है आपका, और वही कितना है 200 है। क्लियर है वाली बात। तो पहली वाली बात समझ में आ गई कि इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100 टर्म है, और 100 टर्म है कितना, T100 है कितना 200 है। 200 है कौन सा, 100वां पद, 100वां पद इस सीरीज का कितना है 200 है। नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करने थे, ये बात निकाल ली हमने। अभी सेकंड की बात करते हैं कि फाइंड द 37th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम T37 निकाल रहे हैं। ठीक है, T37 फ्रॉम द एंड, T37 फ्रॉम एंड, ठीक है, अंत से निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, ए वाला लगेगा। तो आरंभ से हो गया, प्रारंभ से हो गया, एल लग रहा है तो अंत से हो गया। तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का क्या मतलब है बेटा, एल का मतलब लास्ट टर्म, वो कितना था 200, माइनस एन माइनस 1। यहाँ एन कौन सी है, यहाँ एन ये वाली एन नहीं है। अब सवाल दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम सवाल का दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एन कौन है, टी एन फाइंड कर रहे हो, ये रही एन 37, तो 37 लगा दीजिए।
37 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता ही है 2 है। सॉल्व करिए इसको, तो 200 माइनस 37 में से बन जाएगा 36 इंटू 2। आपने बॉड मास रूल पढ़ा ही है कि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे। गलती से ये मत कर देना कि 200 में से पहले 36 घटा दो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले 36 में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 200 माइनस 72। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये आ जाएगा 128। ये आपका हो गया 128, यानी कि प्रारंभ से अंत से 37वां पद जो है वो कितना है 128 है। अंत से 37वां पद कितना है बेटा 128 है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। क्या? इधर का पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, इसी सवाल में कुछ समझाने जा रहा हूं। वही एक नया फॉर्मूला बनेगा और वो कहां से आता है उस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वही समझाने का प्रयास में कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने थे हमने अभी अभी फाइंड किए थे। नंबर ऑफ टर्म थे 100। ठीक है। जो ए था वो कितना था 2 था, जो डी था वो कितना था 2 था, और साथ ही साथ में जो एल है, एल का मतलब T100 100वां पद कितना था वो 200 था। ठीक है। अब आपने देखा कि T37, ठीक है, एंड से फ्रॉम एंड वो कितना निकल के आया है 128 निकल के आया है। ठीक है। अब ये आपने अंत से तो कहा है कि ये 128 जो है वो अंत से है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि 128 आगे से कितना पद है ये मुझे पता चले। मैंने मान लिया कि ये आगे से Tn है, nवां पद है, n मान लिया हमने। हम जब भी कोई चीज नहीं पता होगी तो उसको n मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता होंगे हम n मान लेंगे। तो अब इसको मैं आरंभ से निकालना चाह रहा हूं। ये मैंने जब कहा कि ये पीछे से जब हम चल रहे थे तो 37वां जो पद था वो यहां कहीं आकर के 128 आ रहा था। पीछे से जब हम काउंट कर रहे थे तो 37वें नंबर पर 128 आ रहा था। अब मुझे ये पता करना है कि ये आगे से चलूं मैं अगर तो 128 किस प्लेस पर आएगा। 128 तो आएगा क्योंकि सीरीज में है। तो वही पता करने के लिए मैंने अब फॉर्मूला लगाया आगे वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 128 इक्वल्स टू, वैल्यू लगा दीजिए। डी की वैल्यू लगा दी मैंने, ए की वैल्यू लगा दी यहीं पर। आपको समझाने के लिए ये सारी प्रोसेस कर रहा हूँ। अभी एक फॉर्मूला लिखूंगा वो समझाने के लिए बस। इस 2 को माइनस करेंगे 126 हो जाएगा, और 126 में 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 63। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 64। ठीक है। यानी कि अगर मैं आगे से चलता तो 64वां जो टर्म होता वो आपका क्या होता 128 होता। 2 छिक्के 12, 2 तिये 6, हाँ सही लिखा है। ठीक है। और अगर मैं पीछे से चलूं तो 37वां ये जो टर्म है वो इतना आ रहा है। ठीक है। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए, 64 जो है और 37 जो है और 100, आप समझ रहे हैं क्या क्या है ये अंत से है 37वां पद, ये प्रारंभ से है 64वां पद, और ये कुल टर्म है। इन सब में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा। वो रिलेशन क्या है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं इतने बीच में ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। अंत से nवां पद बराबर प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1 वां पद। देखिए फॉर्मूला हो गया तैयार। अंत से 37वां पद निकला आपका, अंत से 37वां पद निकला। ठीक। वो प्रारंभ से अंत से आरवां पद, सॉरी इसको आरवां पद कह दीजिए। प्रारंभ से n है कुल पदों की संख्या कितनी थी 100, माइनस r यानी 37 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा 64वां पद। देखो बात क्लियर है कि नहीं। अंत से 37वां पद और प्रारंभ से 64वां पद बराबर आए थे कि नहीं बराबर आए थे। 128 ही वो था, 128 ही वो था। ये एक आपके लिए फॉर्मूला बन गया नया कि अंत से आरवां पद वही होगा जो प्रारंभ से कितनेवां होगा n माइनस आर प्लस 1वां पद होगा। इस पर एक सवाल कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है क्योंकि उसमें अंतिम पद नहीं देते लेकिन आपसे अंत से पद पूछ लेते हैं। ठीक है। जैसे ये लीजिए, देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3, 6, 9 एंड डॉट 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 डॉट।
ठीक है, ये कोई सीरीज है में कुल जो पद हैं, नंबर ऑफ टोटल टर्म जो हैं वो 202 हैं, 202 पद हैं। ठीक है, तो आप इसका अंत से 86वां पद ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द एंड आपको 86th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपको एल तो गिवन नहीं है, पहली बात। अब एल नहीं गिवन है तो एल निकालने में आपको बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ेगा। अब हमको एल निकाल सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि कुल टर्म कितने हैं, 202 हैं। तो हम जानते हैं कि जो 202वां पद आएगा वही तो एल होगा, वही तो लास्ट टर्म होगा। लेकिन पहले हम इसे निकालें, फिर एल निकालने के बाद में फिर एल का प्रयोग करके ये वाला टर्म निकालें तो लंबा काम हो जाएगा। उसकी बजाय हमारे पास सारी चीज़ें, यानी ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू भी 3 है, और जो एन है टोटल टर्म भी हमें पता है 202 है, हम ये वाली चीज़ निकाल लेंगे। आर का मतलब दे रखा है 86वां पद। ठीक है, आर का मतलब दे रखा है 86वां पद। तब हम सीधे बात करेंगे क्या कि अंत से 86वां पद जो है वो बराबर होगा किसके, प्रारंभ से n माइनस आर, n माइनस आर 202 माइनस आर यानी 86 प्लस 1, ये होगा प्रारंभ से इतने वां पद होगा। इसको सॉल्व कर लो तो प्रारंभ से कितना हो जाएगा बच्चे, 202 में से 86, 114 तो ये बच्चे 116 और एक 117 हो गए मेरे ख्याल से। कुछ गलत सलत हो गया हो तो आप ठीक कर लीजिएगा, है ना। 117वां पद, प्रारंभ से 117वां पद जो होगा वही अंत से 86वां पद होगा। यानी कि अब आपको केवल T117 फाइंड करना है। T117 आप जानते हैं बहुत अच्छे से। कैसे जानते हैं आप, कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। ये आ जाएगा आपका ए की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 यानी 117 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3। सॉल्व कर लो बस इसको। 3 प्लस 117 में से एक गया 116 इंटू डी का मतलब 3। इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो 348 और 351 इज द राइट आंसर। क्लियर है वाली बात। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा हो कि सर ये भी तो बहुत बड़ा हो गया। ये बड़ा नहीं है बच्चे, ये आपको मालूम नहीं है कि मैंने इतना काम हम आगे से ओरली कर पाएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काम आप ओरली कर सकते थे आगे के सवाल में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है आपको सीधे ए, डी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, एन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जल्दी करने के लिए, कंपटीशन में करने के लिए बात करा। अंत से 86वां पद कहा गया आपसे, तो आपको केवल ये लिखना है कैलकुलेट करके T202 माइनस 86 प्लस 1, उसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे इतना आ जाएगा। 3 लाइनों में आपका सवाल होकर के तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। अंत से आरवां पद बराबर होता है प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 1 वां पद। ठीक है, एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 14, 21 एंड डॉट 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 343 इसका कौन सा पद है ये भी पता करना है, यानी कि कौन सा पद है। ठीक है, और कुल पद कितने हैं ये भी आपको फाइंड करना है। और साथ ही साथ में बात करनी है सेकंड क्वेश्चन की कि अंत से 24वां पद कौन सा होगा। ठीक है, अंत से 24वां पद भी आपको निकालना है, इसका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो चलिए और आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लिए हैं। देखिए दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है और दोनों को समझा रहा हूं। इस टाइप के भी लैंग्वेजिकल क्वेश्चन आते हैं, तब कैसे करेंगे। यदि k प्लस 2, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2 आर एन एपी यानी समांतर श्रेणी में है तो फाइंड करना है k। ऐसे ही ये 3 टर्म, कोई भी 3 टर्म इस तरह से आपको एपी में दे दिए जाएंगे। फाइंड करना है कि जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ऐसे सिचुएशन के लिए आप एक चीज याद रखिए, मैं एक सूत्र के रूप में आपको बताता हूं कि अगर 3 टर्म ए बी सी आर एन एपी हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी के, यानी T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, किसकी, एपी की, कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर नहीं है वाली बात। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस का b है ना, इधर आएगा तो 2b हो जाएगा, और ये a इधर जाएगा तो a प्लस c हो जाएगा। एक ही बात है।
2b बराबर a प्लस सी, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, एक को मैंने a कह दिया, एक को b कह दिया, एक को c कह दिया। तो सीधा सीधा मैं करने जा रहा हूँ 2b यानी 4k माइनस के 6 बराबर है a प्लस सी k प्लस 2 प्लस 3k माइनस के 2। बात समझ में आ गई आपको? क्या कहा मैंने? अगर तीन संख्याएं a b c समांतर श्रेणी में हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होगी 2b बराबर a प्लस सी। अब उसने कहा है कि k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 AP में हैं तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि बीच वाले का यानी कि b वाले पार्ट का 2 टाइम्स बराबर होना चाहिए a प्लस सी के। मैंने वही लगा दिया, बराबर रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर हो गया बेटा 4k और इधर हो जाएगा आपका 8k माइनस के 12। ये इधर चले जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो 4k इक्वल्स टू 12, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई आपके पास 3, k का मान आ गया आपके पास 3। यही आपको फाइंड करना था। चलिए इसको देखते हैं जरा। सेम क्वेश्चन है, a b c आर एन ए पी हैं। तीन संख्याएं जब समांतर श्रेणी में होंगी तो बीच वाले का 2 गुना 4n माइनस का 1 बराबर इन दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए, n माइनस 2 प्लस 5n प्लस 2। इस 2 से 2 कट गया, ये हो गया 6n, ये हो गया आपका 8n माइनस के 2। तो ये आपका इधर आएगा तो 2n बचेगा और इधर 2 चला जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई बच्चे 1। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस को आपने देख लिया, समझ लिया, कर लिया। अब मैं ज़रा एक थ्योरी के क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ज़रा उसमें भी हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। क्योंकि नाउअडेज बेटा आजकल पीसा से लेकर के, पीसा इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें हम बच्चों की क्षमता का आकलन करते हैं, उससे लेकर के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब ऐसे आ गए हैं जो डेली लाइफ में हम मैथमेटिक्स को कैसे यूज करें। हालांकि अब तक भी करते आए थे, लेकिन नाउअडेज इस तरह से कल्चर हो गया था कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उसमें दौड़ भाग में इतना घुसे जा रहे थे और सिलेबस को सरकारों ने कर दिया कम, जिसकी वजह से वो जान ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में इन चीज़ों का प्रयोग होता कहाँ है। ठीक है, तो हम डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ AP का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने भाई आपके स्क्रीन पर रखा है, देखो जरा ध्यान से। मैंने केवल फिगर के रूप में लिख दिया, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। कोई टैक्सी है, टैक्सी अगर फर्स्ट किलोमीटर के लिए जाती है तो वो 15 रुपये किराया लेती है, लेकिन उसके बाद और अतिरिक्त किलोमीटर तक आप ट्रेवल करते हैं तो हर किलोमीटर का 8 रुपये लेती है, 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेती है। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहला ही स्थल था ए तक पहुंचने के लिए उसको कुल किराया कितना देना पड़ेगा? 15 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद में वो बी तक गया तो बी तक पहुंचने के लिए मान लीजिए उसके किराया कितना देना पड़ेगा? 15 और 8 रुपये जुड़ जाएंगे, 23 रुपये हो गए। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए सी तक भी उसे जाना है तो सी तक जाने के लिए आपने क्या करा? 23 प्लस 8 यानी कि 31 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। फिर अगर डी तक भी जाना है आपको तो 31 प्लस 8 यानी कि 39 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप गौर से देखिए कि 15, 23, 31, 39 एंड डॉट 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 डॉट, दीज आर AP में हैं या नहीं है, ये आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे? 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8, 39 में से 31 8, यानी कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP है या नहीं है? बिल्कुल है AP। अब आप कहोगे सर इसमें क्या नई बात आ गई? आपने खूब ओला कैब के बारे में सुना होगा, ओला कैब सुना है, और भी बहुत सारे मुझे 2-1 नाम याद नहीं आ रहे हैं, काफ़ी जगह पर चलते हैं। उबेर का नाम आपने सुना होगा, टैक्सी वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सारी जो टैक्सी हैं उनका जो मीटर होता है वो इसी फॉर्मेट पर काम करता है। ऑटो जो होते हैं वो उनका मीटर जो होता है वो इसी फॉर्मेट पर काम होता है। अब आपको अगर AP नहीं आएगी तो क्या आप उससे बनने वाले बिल या उसमें जो चल रहा सॉफ्टवेयर है उसको रीड कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये आपके समझ में आया होगा कि ये एक AP है। ठीक है, बहुत सी जगह इसी प्रकार से ट्रांजिशंस मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ रहा हूँ, देखना ध्यान से कि उसमें AP कैसे बनती है। मैं केवल पढ़ रहा हूँ और लिखूंगा नहीं, केवल मैं पढ़े दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI मिल रहा है, मैं अक्सर करके इसको शॉर्ट में बोलता हूँ CI। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और 10,000 की राशि पर 8% की पर एनम, 10,000
अमाउंट है आपका प्रिंसिपल, और 8% पर एनम, ठीक है, पर ईयर आपको मिल रहा है। तो अब ये बताइए, पहली साल जिस वक्त उसने खाता खुलवाया होगा तब उसके अकाउंट में पैसे कितने होंगे? 10,000। अब जब 8% उसको इंक्रीज मिलेगा तो 8% के हिसाब से कितना हो गया होगा उसका? 8% के हिसाब से 800 और बढ़ जाएगा, तो 10,800, ठीक है। अगले साल में इतना हो गया होगा, फिर उससे अगले साल में फिर उसका 800 बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा? आप बताइए ज़रा कितना बढ़ेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप काम करेंगे तो ये आपका एपी नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगली बार जो 8% मिलेगा वो इस पर मिलेगा और वो 800 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो 800 आया डिफरेंस, यहाँ पर 800 से ज़्यादा आएगा, 800 कुछ के आसपास आएगा, 8 के आसपास, ठीक है। तो वो जो है क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बना तो ये क्या हो गया? ये एपी नहीं है। जबकि यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट हर साल 8% मिलेगा तो किस पर मिलेगा? इसी अमाउंट पर मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है कि जो इंटरेस्ट मिल जाता है उस पर भी फिर इंटरेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा। यहाँ हर बार आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 800 ही बनेगा बार बार। तो ये आपका क्या हो गया? ये एपी हो गया, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट वाले जो भी गणना की जाती है, कैलकुलेशंस की जाती है, वो सब किससे होती है? ये भी एपी के थ्रू होती है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखना, ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो नहीं है, ठीक है। यानी अब आपको ये पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं होती है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एपी होती है। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ये सब मैं आपकी बुक से ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है। सेम तरीके से मान लीजिए एक वेल है, उसको डिग किया जा रहा है, ठीक है, एक कुआं खोदा जा रहा है। तो पहली 1 मीटर तक, 1 मीटर की जो खुदाई है वो 150 रुपये है। उसके बाद में फिर हर एक मीटर का, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। अब अगले मीटर की हो जाएगी 200 रुपये, 50 रुपये प्रत्येक मीटर की बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो रही है। फिर अगले मीटर तक अगर खुदवाना है आपको तो 250, फिर अगले मीटर तक खुदवाना है तो 300 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये मशीन के चार्जेस हैं। अब आप लोग देखते हैं कि जो बोरिंग की जाती है या और भी कुएं तालाब खोदे जाते हैं, इस तरह से होते हैं, तो वो सब रेट इसी प्रकार से चलते हैं। तो वो एपी फॉर्म हो रही है। अब आप देखेंगे क्या कि 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। अब इन सब में कितने का डिफरेंस है? सब में 50 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये कैसी है? ये समांतर श्रेणी है, एपी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक बैलून है या बेलन कह सकते हैं उसको, ठीक है। एक बेलन है इस तरह से, बेलन का मतलब एक सिलेंड्रिकल कोई भी उसमें पात्र है, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। अब किसी टंकी की सहायता से हम उसकी एयर को जो है निकाल रहे हैं, ठीक है। अब उस एयर को निकाल रहे हैं तो हर बार जो है वो अपनी एयर का 1/4 पार्ट जो है वो निकाल देता है। रिमेन जितनी भी एयर होती है उसमें उसका 1/4 पार्ट निकालता है। अब मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें एयर थी, तो इसने कितना पार्ट निकाल दिया होगा? 1/4 होता है इसका 250 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट इसने निकाल दिया होगा। तो बची हुई कितनी होगी? यानी पहले स्टेप में थी 1000, फिर दूसरी बार में कितनी बची होगी? जब 1/4 उसने निकाल दिया, 250 निकाल दिया, तो कितनी बची होगी? 750, राइट। 750 सेंटीमीटर क्यूब उसमें एयर बची होगी। अब फिर वो अगली बार में क्या करेगा? जितनी रिमेन है, शेष बची हुई उसमें जितनी, उसका 1/4 करता है। तो यानी कि 750 का भी 1/4 कर देना है। 750 का भी क्या कर देना है? उसको 1/4 कर देना। तो ये कितना हो जाएगा लगभग? ये 750 का कितना हो जाएगा? ये 375, 350, हाँ 375, और उसका भी हाफ, तो 375/2, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो अलग अलग आएगा, ये मैच नहीं होगा। जब मैच नहीं होगा तो ये भी क्या है? ये एक एपी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन सी बात आपने क्या पता की कि जो एपी है, समांतर श्रेणी है, वो ऐसी जगह पर काम करती है जहां कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है।
तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आगे की जो शुरुआत की एक्सरसाइजेस हैं वो ख़त्म ही हो जाती हैं। जैसे देखो अब 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है पेपर में, आपसे सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि Tn बराबर हमने 2n-3 कह दिया, nवां पद किसी समांतर श्रेणी का AP ये कहा है हमने कि 2n-3 है। तो क्या ये सही है या गलत है, ये आपको पता करके बताना। कैसे पता करेंगे, पहले T1 निकाल लो, 2 × 1 - 3, n की जगह पर 1 रख दिया बस, तो कितना बचेगा ये -1। T2 निकालो, 2 × 2 - 3, 1 बचा। T3 निकालो, 2 × 3 - 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, T2 - T1 बराबर अगर T3 - T2 आ रहा है तब तो AP है, वरना नहीं। देखो जरा, T2 - T1, 1 माइनस के 1 और 3 - के 1, यानी कि ये भी 2 और ये भी 2, इसका मतलब ये AP है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n-3 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 3n² + 5 है, Tn = तब देखिए T1 T2 करके T3 करके, ठीक है, वैल्यूज निकालिए और फिर प्रूफ करके देखिए T2 - T1 बराबर T3 - T2। क्या अगर है तब तो AP का ये nवां टर्म हो सकता है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये AP का nवां टर्म नहीं हो सकता है। क्लियर ये वाली बात। अब जो nवां पद तक की हमने बात की थी उसमें भी थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जो इबारती टाइप के होते हैं या थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, कौन सा पद कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं लास्ट वीडियोज में। अब मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है, ये कि एक AP निर्धारित कीजिए, समांतर श्रेणी फाइंड कीजिए जिसका 5वां पद जो T5 है वो 19 है, 5th टर्म इज 19, एंड 8वें पद का 13वें पद से अंतर T8 का T13 से जो अंतर है, डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 20 है। ये 2 कंडीशन आपको दी हैं। क्या दी हैं, 2 टर्म 13th एंड 8th टर्म का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 20, और साथ ही साथ में एक 5th टर्म आपको दे रखा है 19। अब आपको A भी निकालना है, D भी निकालना है, और फिर पूरी की पूरी AP भी बतानी है कि एक्चुअली में कितनी है। ठीक है, तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं, इसको कैसे करेंगे। T5 से एक इक्वेशन बनाइए, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ कैसे करेंगे। T5 से एक इक्वेशन बनाइए, तो A + 4D = 19 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा ये वाली चीज, A + n-1 आएगा, यानी 5 - 1 आएगा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4D, 19 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T13 का लिखिए, A + 12D माइनस A माइनस का ही हो जाएगा क्योंकि चिन्ह माइनस का है, 7D = 20। सॉल्व करिए इसको, तो A से A कट गया, 12 में से 7D गए तो 5D = 20, 5D = 20 के तो D का मतलब हो गया 4, D का मतलब 4 हो गया, तो इसको लगा दीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए D की वैल्यू 4 को, तो A + 4 × 4 = 19, तो A = हो जाएगा 4 × 4 = 16, 19 में से 16 घटा दीजिए, तो A की वैल्यू आ गई 3। क्लियर ये वाली बात। अब आपके पास A की वैल्यू है 3, D की वैल्यू है 4, आपको बतानी है AP, तो AP क्या हो जाएगी ये बताओ, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी। हमने बताया था A + D, A + 2D, A + 3D, इस तरह से तो चलती है, लगा दीजिए। A हो गया 3, A + D यानी 7, फिर 4 जोड़ दीजिए इसमें, तो 11, फिर 4 जोड़ दीजिए 15, एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये आपकी AP बन के आ जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, और 5वां टर्म क्या आएगा, 19 ही तो आएगा, यही दिया हुआ था 5वां टर्म 19। क्लियर वाली बात। तो इस टाइप से आप लोग और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल वे में आपको इस तरह से कंडीशंस दी जाएंगी, उन कंडीशंस को फॉर्मूला बेस पर आप ओपन करिए, ओपन करके कुछ घटेगा, कुछ कटेगा, कुछ पिटेगा, उसमें से कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे, कुछ वैल्यूज को निकालने के बाद किसी और इक्वेशन में लगाइए, वहां से कुछ और वैल्यूज निकल के आएंगे। टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमारे पास A और D की वैल्यू हो, तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट वीडियोस को देख लें। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ग्रुप का भी और चैनल का भी। आपको कोई क्वेरीज हैं, आपकी कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो टेलीग्राम
ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर फिर मैं गूगल मीट का एक लिंक देता हूँ जिसके थ्रू आप जुड़ करके लाइव क्लास में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, जिसको हम सॉल्व कराते हैं। इसी प्रकार से चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए, दूसरे लोगों को भी बताते रहिए चैनल के बारे में और सब्सक्राइब कराते रहिए उनसे भी, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।